नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CVR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज ये हमारा 5वां वीडियो है। पिछली क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ नवपाषाणकालीन संस्कृति पढ़ी और आज आप लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति। तो देखते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्र मतलब तांबा और पाषाण का मतलब पत्थर, अर्थात तांबा और पत्थर का प्रयोग साथ साथ होने लगा। अर्थात कह सकते हैं कि जिस संस्कृति में अर्थात इस काल में तांबे और पत्थर का जो प्रयोग हुआ वो साथ साथ हुआ। इसलिए प्यारे साथियों, इस संस्कृति का जो नाम पड़ा वो ताम्र पाषाण संस्कृति पड़ा। ठीक है साथी, इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, तांबा और पत्थर की अर्थव्यवस्था। किस नाम से जानते हैं? तांबा और पत्थर की अर्थव्यवस्था। ठीक है साथी, इसका जो समय देखें तो ये माना जाता है कि ये संस्कृति नवपाषाण काल और हड़प्पा संस्कृति के बीच का समय था। क्या था साथी? नवपाषाण काल और हड़प्पा संस्कृति के बीच का समय माना जाता है। ठीक है, और इस समय में प्यारे साथियों जो प्रमुख धातु थी वो तांबा थी। तांबा का उपयोग किया जाता था और इसीलिए इसे ताम्र युगीन संस्कृत भी कहते हैं। इस काल के जो लोग थे वो तांबा गलाने की कला को जानते थे, तांबा गलाने की प्रक्रिया को जानते थे और इसलिए इन्होंने तांबे के कई छोटे छोटे औजार, कई हथियार और कई वस्तुएं निर्मित की। यहाँ के लोग तांबा को गलाना जानते थे और कई छोटी छोटी वस्तुएं, हथियार बनाए। ठीक है साथी, क्या बनाए? बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं और क्या बनाए? हथियार बनाए। ये लोग तांबे के साथ साथ पत्थर के भी विभिन्न तरीके के हथियार बनाने में कुशल थे। ये लोग पत्थर के भी हथियार बनाते थे। क्या बनाते थे? पत्थर के भी बहुत सारे छोटे छोटे हथियार बनाते थे। जैसे हम कह सकते हैं कि ये पत्थर के ब्लेड बनाते थे, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाते थे। क्या बनाते थे? पत्थर की कुल्हाड़ी बनाते थे। अर्थात तांबे के साथ साथ ये पत्थर की कारीगरी में भी निपुण थे। साथियों, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं लोगों से तांबा को गलाने की प्रक्रिया हड़प्पा वासियों ने भी सीखी थी। ये पत्थर के बहुत सारे अन्य विभिन्न प्रकार के मनके भी बनाते थे। बहुत सारे महंगे महंगे जो पत्थर होते थे, बहुमूल्य पत्थरों के ये मनके बनाया करते थे।
तो जो बहुमूल्य पत्थर थे, जैसे कह सकते हैं बहुमूल्य पत्थर जिनके ये मनके बनाते थे, जैसे कार्नेलियन, ठीक है, स्टेटाइट, इसी तरीके से क्वार्टज। इन पत्थरों के प्यारे साथियों ये क्या बनाते थे? मनके बनाते थे, आभूषण बनाते थे, ठीक है साथी। लेकिन इस सभ्यता के या इस संस्कृति के लोग शिल्पकारिता में बहुत ही निपुण थे। आप देखते हैं कि पत्थरों के, तांबे के विभिन्न प्रकार के औजारों को ये लोग बनाने में निपुण थे। लेकिन प्यारे साथियों, ये लोग लिखने की कला से बिल्कुल ही अपरिचित थे। कैसे थे? ये लोग लिखने की कला से अपरिचित थे। अर्थात प्यारे साथियों, इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात ये लोग लिखना नहीं जानते थे। साथियों, एक और कला ऐसी थी जिससे ये अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में ये लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। वो कला कौन सी थी? ये लोग तांबे के साथ टिन के मिश्रण के बारे में भी नहीं जानते थे। ठीक है साथी, ये लोग तांबे के साथ टिन के मिश्रण के बारे में भी नहीं जानते थे, और इस कारण से ये लोग मजबूत धातु नहीं बना पाते थे। अर्थात तांबे और टिन के मिश्रण से एक मजबूत धातु बनाई जाती है जिसका नाम है कांसा, और इसके निर्माण में ये लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे, अर्थात मजबूत धातुओं के औजार नहीं बना पाते थे। और ये जो तांबा और टिन के मिश्रण की जो कला सीखी, वो हड़प्पा वासियों ने सीखी। जो तांबा और टिन का जो मिश्रण होता है, इससे क्या बनता है? कांसा बनता है। और ये जो कांसा बनाने की जो प्रक्रिया सीखी थी, जो जानकारी सीखी थी, वो किसने सीखी थी साथियों? हड़प्पा वासियों ने, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इसे सीखा था। ठीक है साथी, तो इस कला के बारे में कौन जानता था? हड़प्पा वासी जो लोग थे, वो लोग तांबे के साथ टिन को मिला करके कांसा नामक धातु बनाना जानते थे। साथियों, इनकी बहुत सारी बस्तियां देखने को मिली हैं, और ये बस्तियां हड़प्पा काल के या हड़प्पा बस्तियों से बिल्कुल ही अलग थी। कैसी थी? हड़प्पा वासियों से या हड़प्पा बस्तियों से कैसी थी साथियों? अलग थी। ठीक है, होता क्या है कि इनकी जो बस्तियां हैं ये स्वतंत्र बस्तियां थीं, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये जो संस्कृति थी, ये हड़प्पा काल से पहले की थी, और धीरे धीरे ये हड़प्पा संस्कृति के साथ चलती चली गई। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये संस्कृति हड़प्पा काल के बाद तक रही। तो देखते हैं कि आखिर इनकी जो बस्तियां थीं वो कहां कहां पर थीं। तो ये हमारा भारत है, और इसमें एक जगह पड़ती है राजस्थान।
ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, ये क्या है साथी? राजस्थान। राजस्थान का जो ये वाला क्षेत्र है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि पूर्वी और दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ स्थान हैं, कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आहार। प्यारे साथियों, इसे कभी कभी आहाड़ भी कहते हैं, कुछ किताबों में इसका नाम आहाड़ भी लिखा मिलता है, आहाड़। ठीक है। दूसरा स्थान है बागौर, तीसरा है गिलुंद और चौथा बालथल। साथियों, ये 4 स्थान ये राजस्थान में पड़ते हैं और राजस्थान में ही एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास नदी, बनास नदी। और ये स्थान बनास नदी के किनारे ही स्थित हैं। इसलिए इस संस्कृति को, इन सभी क्षेत्रों की सामूहिक संस्कृति को एक नाम दिया गया, बनास संस्कृति। क्या नाम दिया गया? बनास संस्कृति। बनास नदी के किनारे ये क्षेत्र स्थित हैं, इसलिए इन सभी क्षेत्रों की संस्कृति को सामूहिक रूप से बनास संस्कृति कहा गया। क्या कहा गया साथी? बनास संस्कृति कहा गया। ठीक है साथियों, ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर ये जो आहार या आहाड़ है, आहार या आहाड़, ये जो स्थान है, यहाँ के जो लोग थे वो तावा गलाना जानते थे। मतलब तावा गलाना अच्छी तरह से जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे। क्या जानते थे? तावा गलाना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए प्यारे साथियों, इस स्थान को एक नाम दिया गया, तंबावती। क्या नाम दिया गया? तंबावती। तंबावती का मतलब तावे का स्थान, तावे का स्थान। ठीक है साथी। यहां पर लोग मृदभांड भी बनाते थे। और कैसे मृदभांड बनाते थे? मृदभांड बनाने के बाद ये लोग उस पर लाल और काली पालिश किया करते थे। और इस संस्कृति की एक विशेषता थी, यहाँ के लोग मृदभांड पर काली और लाल पालिश करने के बाद ये लोग उस पर सफेद रंग से चित्रकारी करते थे। क्या करते थे? जो मृदभांड यहाँ के लोग बनाते थे उस पर लाल और काली पालिश करते थे। पालिश करने के बाद, इसके बाद इस पर सफेद रंग से चित्रकारी करते थे। क्या करते थे? सफेद रंग से चित्रकारी करते थे। और प्यारे साथियों, ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, उस संस्कृति में केवल और केवल यही एक स्थान ऐसा है जहां के लोग लाल और काली पालिश करने के बाद उस पर सफेद चित्रकारी करते थे। अन्य स्थानों पर यह चित्रकारी की बात देखने को नहीं मिलती है।
ठीक है साथियों। इसी तरीके से ये जो गिलुंद और बालथल है, गिलुंद और बालथल, साथियों ये दोनों क्षेत्र, ये दोनों स्थान एक प्रकार की चाहर दीवारी से घिरे हुए थे। कैसे? ये चाहर दीवारी से घिरे हुए थे। ठीक है साथी, अर्थात ये किलेबंद स्थल थे, किलेबंद क्षेत्र थे। ये क्षेत्र, इनके चारों तरफ एक चाहर दीवारी बनाई जाती थी। और किसकी? कच्ची मिट्टी की। पक्की ईंटों के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। इसके बाद ये जो स्थान है आपका गिलुंद, यहां से बहुत सारे तांबे के, गिलुंद से बहुत सारे तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथी, तो गिलुंद से बहुत सारे तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये गिलुंद और बालथल दोनों स्थान क्या थे? एक चाहर दीवारी से घिरे हुए थे। ठीक है साथियों, इसी तरीके से अगर हम अन्य स्थानों की बात करें तो अन्य स्थान महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, ये रहा आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के इस पश्चिमी क्षेत्र में ये क्या है साथी? महाराष्ट्र। और ये पड़ता है आपको उसका पश्चिमी क्षेत्र। और यहां पर कुछ स्थान हैं जैसे जोरवे, किसी बुक में आपको जोरवे लिखा मिलेगा, जोरवे इस तरीके से, तो जोरवे हो गया। इसी तरीके से एक स्थान है जोरवे के ही बिल्कुल पास में ही स्थान है जिसका नाम है नेवासा। क्या नाम है साथी? नेवासा। और नेवासा के पास में ही एक स्थान पड़ता है दायमाबाद। और एक स्थान पड़ता है यहीं पर दायमाबाद के पास में जिसका नाम है ईनाम गांव। इसी तरीके से पुणे और नासिक कुछ ये स्थान हैं जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और जो महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र है, इसकी बड़े पैमाने पर साथियों खुदाई की गई थी। बड़े पैमाने पर खुदाई की गई, बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। और वहां के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, ईनाम गांव, पुणे और नासिक। ठीक है साथियों, तो यहां से क्या होता है, ये जो जोरवे है, जोरवे अर्थात, या इसको लिख सकते हैं जोरवे, इस क्षेत्र के नाम से ही ये सारे क्षेत्र की संस्कृति इस क्षेत्र के नाम पर ही जाने लगी। ठीक है, तो ये जो संस्कृति है, इस संपूर्ण क्षेत्र को जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है साथी, ये जोरवे संस्कृति का
जो क्षेत्र दायमाबाद है, दायमाबाद, ये इस संस्कृति का अर्थात ये जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये बताया जाता है लगभग इसमें 4000 लोग निवास करते थे। 4000 लोग निवास करते थे और ये लगभग 20 हेक्टेयर में था ये क्षेत्र। तो ये प्यारे साथियों सबसे बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, ये जो जोरबे है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, कहां पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। इसी तरीके से जो दायमाबाद है, इनाम गांव है, यहां से प्यारे साथियों एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली। ये प्रतिमा किसकी बनी थी? ये प्रतिमा पत्थर की बनी थी। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक प्रतिमा लोहदा नाला से मिली, वो किसकी बनी थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि जो प्रतिमा लोहदा नाला से बेलन नदी घाटी से मिली थी वो किस चीज की बनी थी। ठीक है साथी, पत्थर की, या हम इसको कह सकते हैं, या एक विशेष प्रकार की मिट्टी थी जो पकी हुई मिट्टी थी। इसको कह सकते, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, यहां लिख लीजिए, पत्थर की बनी थी या टेराकोटा की। टेराकोटा का मतलब है ये पकी हुई मिट्टी होती है, मिट्टी। ठीक, कहीं कहीं आपको पत्थर लिखा मिलेगा, कहीं टेराकोटा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये जो मूर्ति थी ये किसकी बनी थी? टेराकोटा या पत्थर की बनी थी। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे साथियों ये जो संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति, जो जोरवे संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति साथियों ये एक तरीके की ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, लेकिन ग्रामीण संस्कृति होने के बावजूद भी यहाँ के दो क्षेत्र ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र की ओर या शहरीकरण की ओर ये अग्रसर हो रहे थे। एक स्थान है ये दायमाबाद और इनाम गांव। ये दोनों शहरीकरण की तरफ अग्रसर हो रहे थे। ठीक है साथी, सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन दायमाबाद और इनाम गांव प्यारे साथियों ये शहरीकरण की ओर अग्रसर हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ के जो लोग थे वो एक विशेष प्रकार का पात्र बनाया करते थे। यहाँ के लोग एक विशेष प्रकार का पात्र बनाते थे। विशेष प्रकार का जो पात्र था अर्थात उसको टोटीदार पात्र कहा गया। ऐसा पात्र बनाते थे जिसमें टोटी लगी होती थी। एक विशेष प्रकार का टोटीदार पात्र बनाते थे। ठीक है साथियों, इसी तरीके से ये जो दायमाबाद और इनाम गांव, तो ये जो दायमाबाद है
दायमाबाद और इनाम गांव ये दोनों ही क्षेत्र साथियों, ये दोनों ही क्षेत्र कैसे थे? किलेबंद थे। ठीक है साथी, अर्थात इन क्षेत्रों की क्या थी? किलेबंदी थी। ठीक है, तो जोरवे संस्कृति के जो लोग थे वो एक काम और किया करते थे कि जो मृतक होता था उसका जो शव हुआ करता था, जोरवे संस्कृति के लोग क्या करते थे? मृतक के शव की जो अस्थियां होती थी उनको अस्थि कलश में भरकर, इन अस्थियों को अस्थि कलश में भरकर ये उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे। किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया करते थे। यहाँ से बहुत सारी कब्रों के साक्ष्य भी मिले हैं, और ये जो कब्रें थीं ये बच्चों की कब्रें थीं। उन कब्रों से बच्चों के कंकाल मिले। इससे ये पता चलता है कि इस संस्कृति की एक तरीके की कमजोरी साबित होती है, और ऐसा माना जाता है कि इस संस्कृति के लोगों को चिकित्सा का ज्ञान नहीं था, तथा यहाँ के जो लोग थे वो कहीं न कहीं कुपोषण के शिकार हुए होंगे, बच्चे कुपोषण के शिकार हुए होंगे, चिकित्सा का ज्ञान नहीं था, महामारी फैली होगी, और कहीं न कहीं इसीलिए ये जो कब्रें मिली इनमें बच्चों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षेत्र इसके मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले हैं, तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र मिले। मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र देखने को मिले हैं। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग, इस क्षेत्र में कुछ जगह हैं जैसे नवदा टोली, कायथा, एरण, मालवा, और इसी तरीके से गुंगेरिया, ये कुछ स्थान हैं। यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो नवदा टोली है, नवदा टोली साथियों, ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ? अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, नवदा टोली की जो जानकारी दी थी वो एक व्यक्ति हैं HD सांकलिया। इसकी जो जानकारी दी थी HD सांकलिया महोदय, इन्होंने इस स्थान की जानकारी दी थी। ठीक है साथी, किसने? HD सांकलिया ने इसकी जानकारी दी थी। यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य और भी मिले हैं, जैसे बांस के घर मिले हैं,
घास के घर मिले हैं जिन पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। ठीक है, मिट्टी का लेप किया जाता था, घास फूस के जो घर थे, और ये घर वृत्ताकार भी मिले हैं, चौकोर घर भी मिले हैं, और यहाँ से बहुत सारे मृदभांड मिले जिन पर काले और लाल कलर की पॉलिश की जाती थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए फटाफट। तो स्थान कौन कौन से बताए थे, साफ हो गए, एक बार फिर लिखे दे रहे हैं। नबदा टोली, नबदा टोली, कायथा, कायथा, एरड़ और मालवा और गुंगेरिया, गुंगेरिया। तो नबदा टोली से हमने आपको बता दिया अनाज के साक्ष्य मिले थे। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो कायथा, कायथा, कायथा जो क्षेत्र है साथियों, एक एक चीज आप लोग नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। एक एक चीज, एक एक शब्द हमारे द्वारा बोला गया, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एक शब्द हमारा नोट करते चले गए और उसको ध्यान से पढ़ते चले गए तो आप यकीन मानिए साथियों कि दोबारा कहीं पर भी ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे संबंधित आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कायथा से तांबे के लगभग 28 से ज़्यादा कंगन प्राप्त हुए। 28 प्लस कंगन प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? 28 से ज़्यादा कंगन प्राप्त हुए। 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। कितनी कुल्हाड़ियाँ? 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। इसी तरीके से जो कायथा और एरड़ हैं, ये दोनों ही स्थान प्यारे साथियों इन बस्तियों की किलेबंदी थी। कायथा और एरड़ इन दोनों स्थानों की क्या थी? इन दोनों स्थानों की किलेबंदी थी। किलेबंदी थी। ठीक है साथी, कायथा और एरड़ की क्या थी? किलेबंदी थी। इसी तरीके से जो मालवा क्षेत्र पड़ता है, मालवा क्षेत्र, यहाँ से बहुत सारे मृदभांड मिले और बुनाई वाले बहुत सारे यंत्र प्राप्त हुए। जो मालवा है, मालवा से मृदभांड प्राप्त हुए। यहाँ से बुनाई वाले यंत्र प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ से टेराकोटा सांड की मूर्ति मिली। ठीक है साथियों, क्या मिला? बुनाई वाले यंत्र जब प्राप्त हुए तो इससे पता चला कि लोग बुनाई के बारे में भी जानते थे। और इसी तरीके से जो गुंगेरिया है, गुंगेरिया से लगभग 424 तांबे की वस्तुएं मिली। क्या मिली? करीब 424 से ज़्यादा तांबे की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। अन्य स्थल अगर इसके देखें तो कुछ और भी स्थान हैं जहाँ पर ये ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक स्थान यहाँ पड़ता है जिसका नाम है बनावली। ये कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। और एक स्थान यहाँ पड़ता है
कालीबंगा ये गुजरात में पड़ता है। एक स्थान यहाँ पड़ता है विंध्य क्षेत्र अर्थात इलाहाबाद के पास, यानी प्रयागराज के पास में भी ये साक्ष्य मिले हैं। बिहार से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ से भी कई साक्ष्य मिले हैं। तो प्यारे साथियों, बनावली और कालीबंगा से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के बाद तक जिंदा रही, अर्थात हड़प्पा संस्कृति के बाद तक ये संस्कृति कायम रही थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो समाज था, वो समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन, अगर सामाजिक जीवन को देखें तो प्यारे साथियों, ये जो संस्कृति थी ये ग्रामीण संस्कृति थी। और ये लोग कैसे थे, पशु पाला करते थे, कृषि किया करते थे। ये लोग पशु पालते थे, कृषि करते थे। ठीक है, जो पशु पाला करते थे उनमें विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पाला करते थे। और जो पशु थे, या हम कह सकते हैं कि ये लोग पशुओं का दूध नहीं पीते थे। ये ऐसा माना करते थे कि जो जानवरों का दूध है वो उन्हीं के बच्चों के लिए है, वो मानव के लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस संस्कृति के लोग पशुओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाने में अक्षम थे, अर्थात पशुओं का ये लोग पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते थे। ठीक है साथी, यहाँ के लोग हिरण का शिकार करते थे, लेकिन ये लोग घोड़े के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जानते थे। यहाँ के जो लोग थे वो दो प्रकार की यहाँ की बस्तियाँ हुआ करती थी। एक होती थी छोटी बस्ती, ये लगभग 5 हेक्टेयर में होती थी। और एक होती थी बड़ी बस्ती, और ये लगभग 20 हेक्टेयर में हुआ करती थी। और जो बड़ी बस्ती के लोग थे वो छोटी बस्ती के लोगों पर, बड़ी बस्ती के लोग छोटी बस्ती के लोगों पर शासन करते थे। और यहाँ पर कुछ ऐसी कब्रें देखने को मिली हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ कब्रें मिली। ये कैसी कब्रें थी? ये 2 तरीके की कब्रें थी। पहली प्रकार की जो कब्र थी, इसमें क्या था कि सब के साथ तांबे का हार और महंगी वस्तुएं दफनाई गई। ठीक है। और दूसरी जो कब्र थी, यहाँ पर सबके साथ कुछ सामान्य वस्तुएं दफनाई गई। ठीक है। इससे प्यारे साथियों ये चीज़ समझ में आती है कि एक तरफ सबके साथ तांबे का हार और महंगी वस्तुएं दफनाई गई और एक तरफ सबके साथ कुछ सामान्य वस्तुएं दफनाई गई।
और यहाँ पर छोटी बस्ती पर बड़ी बस्ती के लोग शासन किया करते थे। तो इससे प्यारे साथी ये समझ में आता है कि इस संस्कृति में सामाजिक असमानता व्याप्त थी, समाज में भेदभाव था और ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे बारिश की मात्रा में कमी आई, बारिश कम हुई। लगातार इस कमी से इस संस्कृति के लोग जूझते रहे। चूँकि दक्षिण भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र होने की वजह से जहाँ इनकी बस्तियाँ थीं वो मजबूत मिट्टी, उसमें नमी बिल्कुल नहीं रही और कहीं न कहीं ये लोग उस मिट्टी को या उस मिट्टी की खुदाई कर पाने में अक्षम थे, जिससे कि पैदावार नहीं हो पाई। कुपोषण के लोग शिकार हो गए, भूखमरी फैल गई और धीरे धीरे इस संस्कृति का अंत हो गया। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो साथी नए हैं हमारी पिछली क्लास ज़रूर देखें और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब एक बार मेरे साथ इस तरीके से आप पढ़ लेंगे तो जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा। नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। तो कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।